सेंटर ऑफ मास एंड सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। सबसे फर्स्ट बेटा अपन सेंटर ऑफ मास को डिफाइन करेंगे। सेंटर ऑफ मास होता क्या है? हम कह सकते हैं एक हाइपोथेटिकल पॉइंट वेयर होल मास ऑफ द सिस्टम कैन बी concentrated is called center of mass. A hypothetical point a hypothetical point where whole mass of the system where whole mass of the system can be concentrated is called center of mass is called center of mass. अभी अपन कह रहे कि सेंटर ऑफ मास की बेसिकली रिक्वायरमेंट क्यों है, उसको फाइंड करने की जरूरत कहाँ पे पड़ी। तो जब हम बात करते हैं कि रोटेशन मोशन की अगर अपन बात करेंगे, या सिंपल अपन कह रहे कि जैसे इसकी रिक्वायरमेंट बेटा अपन देखिए, एक पार्टिकल को अगर हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं इस टाइप से, किसी वेलोसिटी u से सपोज प्रोजेक्ट किया है थीटा एंगल पर, और अगर हमें पूछा जाए कि इस पार्टिकल के किसी टाइम t पर उसकी पोजीशन क्या है, वो अपने को फाइंड करना है। तो हम t टाइम पर इस p पॉइंट की पोजीशन को इजीली फाइंड कर सकते हैं अगर पॉइंट पार्टिकल है तो। जैसे हमने कहा कि आर पी, वो x कंपोनेंट इसका होगा u cos थीटा इंटू टी आई कैप, एंड y कंपोनेंट की बात करें तो u sin थीटा t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर के इक्वल होगा जे कैप। ये अपन कह रहे कि इस p पॉइंट की पोजीशन है। अगर अपन कह रहे दूसरा बेटा अपन कह रहे कि अगर यही रोटेशन मोशन कर रहा है, जैसे अपन कह रहे कि एक ऐसा ऑब्जेक्ट हमने प्रोजेक्ट किया, ये सपोज अपन कह रहे कि x है, ये y एक्सिस है, और अभी हम कह रहे कि एक रॉड को जैसे हमने प्रोजेक्ट किया, रॉड अपने एक्सिस के अबाउट, ये जैसे रॉड है वो अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट भी कर रही है और ट्रांसलेशन भी कर रही है, और उसकी मोशन की स्टडी अपने को करना है ना। ये अपन कह रहे कि रोटेट भी कर रही है और ट्रांसलेशन भी कर रही है, और उसकी मोशन की स्टडी अगर अपने को करना है तो कैसे करेंगे। तो हम क्या करेंगे, हम एक ऐसा पॉइंट इसमें डिफाइन करेंगे जिसे हम सेंटर ऑफ मास कहते हैं। हम सेंटर ऑफ मास पर बैठ जाएंगे, इस रॉड के सेंटर ऑफ मास पे अपन बैठेंगे, और सेंटर ऑफ मास पर बैठकर किसी पॉइंट की अपन पोजीशन की स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये बेटा रोटेट भी कर रहा है और ट्रांसलेशन भी कर रहा है। तो रोटेशन और ट्रांसलेशन अगर अपन कह रहे कि दोनों है, तो हम क्या करेंगे, इसके सेंटर ऑफ मास पे बैठेंगे, और सेंटर ऑफ मास पे बैठने के बाद में किसी पॉइंट की अपन स्टडी कर सकते हैं। क्लियर? Yes, sir. एक तो अभी बेटा अपन कह रहे हैं कि अगर पॉइंट पार्टिकल होता तो अपन इजीली इसके किसी पॉइंट की पोजीशन को अपन फाइंड कर सकते थे, बट पॉइंट पार्टिकल नहीं है, रॉड है, और रॉड के किसी पार्टिकल की अपन को पोजीशन फाइंड करना है। जैसे हम कह रहे हैं कि रॉड पर एक पॉइंट मैंने पी लिया, और इस पी पॉइंट की पोजीशन अपनी को फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, हम इसके सेंटर ऑफ मास पे बैठ जाते हैं, इस रॉड के सेंटर ऑफ मास पे बैठेंगे और फिर इसकी स्टडी करेंगे, तो ये रॉड रोटेट करती हुई अपने को दिखेगी। मतलब अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ कि पहले इस पी पॉइंट जो रॉड का है उसकी सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में अगर पोजीशन देखें, तो सेंटर ऑफ मास इस रॉड की बेटा लेंथ एल है, तो ये लेंथ कितना होगा, एल बाई टू।
और ये ओमेगा से रोटेट कर रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि L/2 cos ओमेगा टी आई कैप प्लस L/2 साइन ओमेगा टी जी कैप। ये पी पॉइंट की सेंट्रोमास के रेस्पेक्ट में पोजीशन है। अगर मुझे पी पॉइंट की पोजीशन ग्राउंड के रेस्पेक्ट में फाइंड करना है तो मैं क्या करता हूँ, इसके सेंटर ऑफ मास की पोजीशन को सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ। तो ये बेटा L/2 cos ओमेगा टी आई कैप प्लस L/2 साइन ओमेगा टी जे कैप। मतलब पी पॉइंट का अगर अपने को ग्राउंड के रेस्पेक्ट में पोजीशन फाइंड करना है तो हम कह सकते हैं RCM प्लस L/2 cos ओमेगा टी आई कैप प्लस L/2 साइन ओमेगा टी जे कैप होगा। और आरसीएम को अपन क्या लिख सकते हैं, तो जो अभी जो ये पॉइंट की पोजीशन है वो बेटा आरसीएम होगा। और उसको हम लिख सकते हैं यू कॉस थीटा टी आई कैप प्लस यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर जे कैप प्लस बेटा L/2 cos ओमेगा टी आई कैप प्लस L/2 साइन ओमेगा टी जे कैप। ये अपन कह रहे कि पी पॉइंट की अभी रॉड के किसी पॉइंट पी की ग्राउंड के रेस्पेक्ट में पोजीशन है। तो बेसिकली सेंटर ऑफ मास की रिक्वायरमेंट हम कह रहे कि जब कोई ऑब्जेक्ट रोटेशन मोशन करता है तब उस रोटेशन मोशन की स्टडी करने के लिए अपन सेंटर ऑफ मास की रिक्वायरमेंट हुई। मतलब रोटेशन की स्टडी करने के लिए हम क्या करते हैं, सेंटर ऑफ मास पे बैठेंगे और सेंटर ऑफ मास पे बैठने के बाद में अपन कह रहे कि उसकी रोटेशन की स्टडी अपन करेंगे। तो ये बेटा अपन कह रहे कि सेंटर ऑफ मास की रिक्वायरमेंट है। आगे जब हम रोटेशन मोशन पढ़ेंगे तो उससे पहले सेंटर ऑफ मास क्या होता है उसको समझना जरूरी है। नोट डाउन करो। तो पार्टिकल सिस्टम का अगर सेंटर ऑफ मास फाइंड करना, ये जैसे वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस एक्स एक्सिस, ये बेटा अपन कह रहे कि पार्टिकल ऑफ मास m1 है, अनदर पार्टिकल ऑफ मास m2 है। m1 की बेटा अपन कह रहे कि पोजीशन x1 है, m2 की पोजीशन x2 है। ये अपन कह रहे कि इसका पोजीशन x1 है, m2 की पोजीशन x2 है। सपोज बेटा अपन कह रहे कि यहाँ पे कहीं इसका सेंटर ऑफ मास है और सेंटर ऑफ मास की पोजीशन xcm के इक्वल है। ये अपन कह रहे कि सेंटर ऑफ मास xcm के इक्वल है, ये इसका ओरिजिन है। अभी xcm की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ m1 m2 x1 और x2 अपने को फाइंड करना है। तो हम कहेंगे कि सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट है जिस पॉइंट से अपन उसको सिस्टम को होल्ड करेंगे तो वो इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं about center of mass the vector sum of mass moment will be zero. Vector sum of mass moment will be zero. Will be zero. अभी मास मोमेंट होता क्या है, तो मास मोमेंट को अपन डिफाइन करते हैं मास इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम, मास मोमेंट को अपन लिखेंगे मास इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ मास। इसको सिंपल अपन डिफाइन करें तो हम ये कह सकते हैं मास इनटू perpendicular distance from center of mass, perpendicular distance from center of mass। जैसे मुझे बेटा इसका मास मोमेंट फाइंड करना और उसका वेक्टर सम जीरो करेंगे। m1 की बेटा सेंटर ऑफ मास से अगर डिस्टेंस देखें तो कितना होगा, m1 इंटू एक्ससीएम माइनस x1 के इक्वल है, ये डिस्टेंस होगा। और अगर मैं m2 की डिस्टेंस देखता हूँ तो m2 की डायरेक्शन अपोजिट है, तो माइनस m2 इंटू डिस्टेंस कितना होगा x2 माइनस एक्ससीएम।
ये मास मोमेंट का सम है और मास मोमेंट का सम हमेशा जीरो होता है। मास मोमेंट मतलब मास इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसको अपन एज ए वेक्टर क्वांटिटी ट्रीट करेंगे। और हम कह रहे कि m1 से ये सेंटर ऑफ मास इधर है तो ये डायरेक्शन पॉजिटिव लिया, m2 से सेंटर ऑफ मास इधर है तो इस डायरेक्शन को हमने नेगेटिव लिया। तो इसलिए अपन कह रहे m1 xcm माइनस x1 माइनस m2 x2 माइनस xcm। यहाँ से अपन कह सकते हैं m1 xcm माइनस m1 x1 माइनस m2 x2 प्लस m2 xcm इक्वल्स टू जीरो के इक्वल होगा। यहाँ से अपने को मिला m1 प्लस m2 इंटू xcm इक्वल्स टू m1 x1 प्लस m2 x2 और हमें बेटा सेंटर ऑफ मास की वैल्यू चाहिए। तो xcm इक्वल्स टू हम कह सकते हैं xcm इक्वल्स टू m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2 के इक्वल हो। ये बेटा अपन कह रहे कि इसका फॉर्मूला है। फर्स्ट फॉर्मूला बेटा इस चैप्टर में m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2 के इक्वल होगा। अगर अपन कह रहे हैं इफ m1 इक्वल्स टू m2 है और वो सिंपल m के इक्वल है तो उस केस में अपन कहेंगे xcm उसकी वैल्यू m1 प्लस xcm की वैल्यू x1 प्लस x2 बाई 2 के इक्वल होगा। तो अगर अपन कह रहे कि इक्वल मास है तो सेंटर ऑफ मास जस्ट मिड पॉइंट पर होगा, दोनों पार्टिकल के जस्ट मिडल में सेंटर ऑफ मास होगा। नोट कर दिया? यस सर। चलो अभी देखो इससे रिलेटेड एग्जांपल देखते हैं। ये उठा अपन कह रहे कि एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। हम कह रहे कि ये जैसे एक पार्टिकल m है वो 1 मीटर डिस्टेंस पर रखा है, दूसरा पार्टिकल m 2 मीटर पर रखा है, तीसरा पार्टिकल m 3 मीटर डिस्टेंस पर रखा है, x मीटर में है। और इस टाइप से अपन कह रहे हैं कि एक n मीटर डिस्टेंस पर m मास रखा गया, सभी इक्वल मास 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर अप टू m मीटर पे रखे गए हैं और अपने को कहा गया कि फाइंड सेंटर ऑफ मास। इसका सेंटर ऑफ मास अपने को फाइंड करना है। ये सॉल्व करो बेटा, क्या होगा सेंटर ऑफ मास? इसका सेंटर ऑफ मास एक्स एक्सिस पर होगा इसलिए एक्स से हम अपन फाइंड करेंगे। यहाँ पे अपन कहेंगे कि m1 फॉर्मूला x1 प्लस m2 x2 अप टू अपन कह रहे कि m3 x3 अप टू mn xn अपॉन टोटल मास m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस अप टू mn। मास सभी इक्वल हैं तो m ये हो गया 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू बेटा n और डिनोमिनेटर में n इंटू n के इक्वल होगा। बोलो बेटा 1 से n नंबर तक का सम का क्या फॉर्मूला होता है? n/2 into 1 plus n। यस, n इंटू n प्लस 1 बाई 2 और ये n से n कैंसिल आउट हो गया तो फाइनली आंसर अपने को मिला n प्लस 1 बाई 2। ये सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला होगा। फाइंड सेंटर ऑफ मास, इसका सेंटर ऑफ मास क्या है वो अपने को फाइंड करना है। यस देखो बेटा कैसे सॉल्व करेंगे। एक्ससीएम इक्वल्स टू m इंटू बेटा 1 हो गया प्लस 2m इंटू 2 हो गया अप टू
एन एम इंटू एन हो गया अपॉन टोटल मास एम प्लस 2m अप टू एन एम। यहाँ पे हम Sir, लिख सकते हैं यस बेटा। sir, is the answer m into 2n plus 1 by 3? नो, थोड़ा सा मिस्टेक किया। 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर अपॉन m 1 प्लस 2 प्लस अप टू n हो गया। m से m कैंसिल आउट हो गया। ऊपर बेटा n स्क्वायर के सम का फॉर्मूला है, तो क्या होता है फॉर्मूला n इंटू एन प्लस वन टू एन प्लस वन डिवाइड बाई 6। नीचे 1 to n तक का सम का फॉर्मूला n इंटू एन प्लस वन बाई टू, तो n से n कैंसिल आउट, n प्लस वन से n प्लस वन, 2 से ये बेटा कितना हो गया 3। तो फाइनल आंसर दैट विल बी 2n प्लस वन बाई 3 के इक्वल। ये बेटा इसका आंसर, ये इसका सेंटर ऑफ मास होगा। ये जैसे अपन कह रहे कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन है, ये जैसे बेटा y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये z एक्सिस है, ये ओरिजिन है। यहाँ पे अपन कह रहे कि एक पार्टिकल मास सपोज m1 है, उसका पोजीशन r1 वेक्टर के इक्वल है। दूसरा अपन कह रहे कि पार्टिकल जिसका मास m2 है और उसका पोजीशन r2 वेक्टर है। तीसरा एक पार्टिकल जिसका मास m3 है और उसका पोजीशन r3 वेक्टर है। इस टाइप से अपन कह रहे कि एक n मास है mn और उसका पोजीशन rn के इक्वल है। सपोज अपन कह रहे कि इनका सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है, ये बेटा अपन कह रहे कि इसका सेंटर ऑफ मास है, ये सेंटर ऑफ मास है और सेंटर ऑफ मास का पोजीशन RCM वेक्टर के इक्वल है। अभी पोजीशन कैसे, तो जैसे m1 के कोऑर्डिनेट की बात करें तो ये x1 y1 z1 है। m2 की पोजीशन की बात करें तो x2 y2 z2। अगर हम m3 की पोजीशन की बात करें तो ये है बेटा x3 y3 z3 और सेंटर ऑफ मास तो उसका कोऑर्डिनेट होगा xCM yCM zCM और जो n पार्टिकल है उसके कोऑर्डिनेट होंगे xn yn zn। अभी अपन कह रहे कि अगर मुझे इसका सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर चाहिए तो RCM हम लिखेंगे m1 और उसका पोजीशन वेक्टर r1 वेक्टर प्लस m2 इंटू r2 वेक्टर अप टू mn rn वेक्टर अपॉन टोटल मास m1 प्लस m2 प्लस अप टू mn के इक्वल होगा। ये पोजीशन वेक्टर का फॉर्मूला है। अगर अपन कह रहे कि इसका x कोऑर्डिनेट या सेंटर ऑफ मास का एक्सियम फाइंड करना है तो एक्सियम को हम लिखेंगे m1 x1 प्लस m2 x2 अप टू mn xn अपॉन टोटल मास m1 प्लस m2 प्लस अप टू mn के इक्वल। अगर हमें YCM फाइंड करना है तो हम लिखेंगे m1 y1 प्लस m2 y2 अप टू mn yn अपॉन टोटल मास m1 प्लस m2 प्लस अप टू mn। अगर हम ZCM की बात करें तो ZCM इक्वल्स टू m1 z1 प्लस m2 z2 अप टू mn zm अपॉन टोटल मास m1 प्लस m2 प्लस अप टू mn होगा। और अगर हम इंडिविजुअल RCM देखें तो RCM को हम लिख सकते हैं XCM YCM और ZCM।
ये सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर होगा। मास फाइंड करना, फाइंड RCM, सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर फाइंड करना है। इसका पोजीशन वेक्टर है वो अपन मार्क करेंगे हर पार्टिकल का। जैसे फर्स्ट पार्टिकल बेटा ओरिजिन पर है तो उसका पोजीशन 0,0, सेकेंड बेटा A,0 और जो 3m है उसका कोऑर्डिनेट देखो कैसे फाइंड करेंगे। ये 60 डिग्री है, ये बेटा A है, तो इसका x कंपोनेंट क्या होगा बेटा A cos 60 बेटा, और y कंपोनेंट क्या होगा A sin 60। A cos 60 बेटा A/2, A sin 60 √3 A/2, ये इसका कोऑर्डिनेट होगा। अभी इस टाइप की प्रॉब्लम में अपन पहले x कंपोनेंट फाइंड करते हैं, एक्सियम। तो मास m उसका x कंपोनेंट 0 हो गया, फिर मास 2m उसका x कंपोनेंट a हो गया, फिर मास 3m और उसका x कंपोनेंट A/2 हो गया, अपॉन टोटल मास m प्लस 2m प्लस 3m। यहाँ से अपने को मिला 2 4 और 3 7 का, तो 7 a अपॉन ये हो गया 12, 7 a/12 के इक्वल होगा। अगर हम YCM की बात करें तो YCM इक्वल्स टू m इंटू बेटा 0 प्लस 2m इंटू 0 प्लस 3m √3 A/2 अपॉन 6m। यहाँ से अपने को मिला 3 √3 A अपॉन 12, ये बेटा कितना होगा 4। यहाँ से अपने को मिला √3 A/4। तो अगर हम इसका पोजीशन देखें RCM, तो RCM क्या होगा, x कंपोनेंट का 7 A/12 और y कंपोनेंट √3 A/4 के इक्वल होगा। ये इसका करना है। तो हमने कहा था कि अबाउट सेंटर ऑफ मास सिग्मा mi ri वो बेटा किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। मास मोमेंट का वेक्टर सम 0 होता है। तो अगर m1 का सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस r1 है तो हम कहेंगे m1 r1 माइनस m2 r2। r1 की डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है तो पॉजिटिव लिया, r2 नेगेटिव है तो नेगेटिव हो गया, इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से अपने को मिला m1 r1 इक्वल्स टू m2 r2। अब देखो यहाँ पे r1 और r2 दो अननोन है, तो r2 को मैं इन टर्म्स ऑफ r1 अगर लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ r2 इक्वल्स टू r माइनस r1 के इक्वल। ये वैल्यू अपन रखे तो m1 r1 इक्वल्स टू m2 r माइनस r1। मीन्स यहाँ से अपने को मिला m1 r1 ये बेटा m2 r माइनस m2 r1। मीन्स यहाँ से अगर हम r1 चाहते हैं तो m1 प्लस m2 इंटू r1 इक्वल्स टू m2 इंटू r। तो r1 हमें मिला m2r अपॉन m1 प्लस m2 के इक्वल हो। ये बेटा अपन कह रहे कि पार्टिकल 1 की सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस है। मतलब यहाँ पे अपन कहेंगे कि जब यहाँ पे 1 है तो इधर 2 हो गया। एज सेम अगर हमें R2 फाइंड करना है, पार्टिकल 2 की सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस फाइंड करना है, तो हम कहेंगे m1r अपॉन m1 प्लस m2 के इक्वल हो। ये R2 है। अभी अपन कह रहे कि अगर मैं यहाँ पे नोट करके लिखता हूँ, जैसे R1 R2 दोनों का रेशियो अगर अपन देखें तो R1/R2 m2/m1 के इक्वल है, मतलब मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस है वो मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर मास ज़्यादा है तो डिस्टेंस कम होगा,
मास कम है तो डिस्टेंस ज़्यादा होगा। मतलब इसका कंक्लूजन हम ये निकाल सकते हैं, सेंटर ऑफ मास always lying towards the heavier region, सेंटर ऑफ मास हमेशा हैवी रीजन होगा, उस तरफ लाई करेगा। The separation between the nuclei of HCl molecule is 1.27 angstrom. Find the approximate distance between center of mass and H atom. मतलब हाइड्रोजन एटम की उसके सेंटर ऑफ मास से कितनी डिस्टेंस होगी वो अपनी को फाइंड करना। इस यहाँ पे अपन कह सकते हैं, जैसे बता, ये अपने पास H एटम है, दूसरा क्लोरीन एटम है, दोनों के बीच का डिस्टेंस 1.27 एंगस्ट्रॉम गिवन है, और हमें हाइड्रोजन एटम की डिस्टेंस फाइंड करना। ये जैसे इसका सेंटर ऑफ मास है, मुझे ये RH फाइंड करना। तो हाइड्रोजन जो एटम की डिस्टेंस सेंटर ऑफ मास से हम लिख सकते हैं मास ऑफ द क्लोरीन इंटू बटा डिस्टेंस R, मास ऑफ द क्लोरीन प्लस मास ऑफ द हाइड्रोजन एटम। क्लोरीन का मास 35.5 ले सकते हैं क्योंकि हाइड्रोजन का 1 ग्राम होता है, तो 35.5 इंटू R 1.27 अपन का अपन कह रहे कि क्लोरीन का 35.5 प्लस 1 टा, तो ये हमें मिला 35.5 इंटू 1.27 अपॉन 36.6। तो ये जो डिस्टेंस है वो मिलेगा 1.25 एंगस्ट्रॉम का। 1.27 से थोड़ा कम हो जाएगा, 1.24 एंगस्ट्रॉम। दैट इज आंसर। तो रिजिड बॉडी को हम कह सकते हैं रिजिड बॉडी, ऐसी बॉडी या अपन कह रहे कि ऐसा सिस्टम जिसमें इंटर सेपरेशन गैप बिटवीन पार्टिकल्स रिमेन्स इनवेरिएंट। टाइम के साथ में पार्टिकल के बीच का गैप कांस्टेंट रहता है, टाइम के साथ में चेंज नहीं रहता है, उसको अपन रिजिड बॉडी कहेंगे। मतलब हम कहेंगे कि इफ द इंटर सेपरेशन gap between any two particles between the particles remains constant is called rigid body। जैसे फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं कि जो पेन है वो एक रिजिड बॉडी है। अगर हम बात करें बॉल तो एक रिजिड बॉडी है। जैसे हम बात करें बोर्ड तो ये एक रिजिड बॉडी है। इन सब का अपन कह रहे कि जिस पार्टिकल से ये मिलकर बनी है उन पार्टिकल के बीच में जो इंटर सेपरेशन गैप है वो कांस्टेंट बना रहता है, इसलिए इनको अपन रिजिड बॉडी कहेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें जैसे ह्यूमन बॉडी, तो ह्यूमन बॉडी को हम रिजिड नहीं कहेंगे, दैट इज सेमी रिजिड। ह्यूमन बॉडी या अपन कह रहे कि फॉर्म की बात करें, इसको अपन सेमी रिजिड कहेंगे क्योंकि इनमें हल्का सा फोर्स लगाने पर इनकी शेप चेंज हो जाती है, तो इसको अपन कहेंगे सेमी रिजिड। अभी इसका सेंटर ऑफ मास बेटा अपन देखे, देखो कैसे फाइंड करेंगे। ये जैसे अपन कह रहे कि एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन है, ये सपोज वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, ये ओरिजिन है। ये बेटा हमने कहा कि एक रिजिड बॉडी है, रैंडम शेप की एक रिजिड बॉडी हमने ली, और इस रिजिड बॉडी का सेंटर ऑफ मास अपने को फाइंड करना है। सपोज इसका मास कैपिटल एम के इक्वल है। जब भी अपने को
सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है तो हम इस रिजिड बॉडी को इनफाइनाइट स्मॉल स्मॉल एलिमेंट से बना हुआ मान सकते हैं। तो ये हमने r डिस्टेंस पर एक dm मास का एलिमेंट लिया, r डिस्टेंस पर एक dm मास का एलिमेंट लिया और इसका अपने को सेंटर ऑफ मास अगर फाइंड करना तो हम कहेंगे RCM that will be equals to integration dm into r vector upon integration dm। ये बेटा अपन कह रहे कि सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला हो गया, इंटीग्रेशन dm r वेक्टर अपॉन dm। यहाँ पे जो r वेक्टर है दैट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ मास ऑफ bm। जो एलिमेंट हमने सेलेक्ट किया उसका सेंटर ऑफ मास r है, उसको अपन उससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो इंटीग्रेशन dm r वेक्टर अपॉन इंटीग्रेशन dm। अगर अपन कह रहे कि इंटीग्रेशन dm वो हमें टोटल मास कैपिटल M के इक्वल दिया हुआ है, तो उस केस में अपन कहेंगे RCM दैट विल बी इक्वल्स टू 1 अपॉन m इंटीग्रेशन dm r वेक्टर के इक्वल हो। ये दूसरा फॉर्मूला आ गया। अगर मास गिवन है तो सेकेंड फॉर्मूला, अदरवाइज मास गिवन नहीं है तो फर्स्ट फॉर्मूला अपन यूज करेंगे। एक्सीएम, वाईसीएम और जेडसीएम, ये सेंटर ऑफ मास का एक्स वाई और जेड कोऑर्डिनेट है। अभी अगर हमें पूछा जाए फर्स्ट पॉइंट, कुछ पॉइंट नोट में लिखेंगे। सेंटर ऑफ मास ऑफ रिजिड बॉडी, सेंटर ऑफ मास ऑफ रिजिड बॉडी डिपेंड्स ऑन फर्स्ट बेटा अपन कहेंगे एक तो मास एंड सेकेंड अपन कहेंगे मास डिस्ट्रीब्यूशन। मास पे और मास डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड करेगा, मास का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है उस पे अपन करेंगे डिपेंड करेगा। सेकेंड पॉइंट, सेंटर ऑफ मास ऑफ रिजिड बॉडी may or may be inside and outside the mass, may be inside and outside the mass। Center of mass of rigid body may be inside and outside the mass। जैसे अगर हम रिंग का सेंटर ऑफ मास देखें तो उसके ज्योमेट्रिक सेंटर पे होता है, और वो अपन कहेंगे जैसे रिंग है तो रिंग का सेंटर ऑफ मास आउटसाइड द मास होगा, कि जहाँ पे सेंटर ऑफ मास है वहाँ पे मास नहीं है तो उसको अपन कहेंगे आउटसाइड द मास। अगर हम डिस्क का सेंटर ऑफ मास देखें तो डिस्क का सेंटर ऑफ मास डिस्क के ज्योमेट्रिक सेंटर पे होता है तो उसका सेंटर ऑफ मास इनसाइड द मास होगा। ये अपन कह रहे कि इनसाइड द मास है, ये रेडियस आर है, तो यहाँ पे अपन कहेंगे सेंटर ऑफ मास अगर डिस्क है तो सेंटर ऑफ मास इनसाइड द मास होगा, इनसाइड द मास। थर्ड पॉइंट बेटा अपन कहेंगे कि फॉर सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट जैसे रॉड है, रिंग है, डिस्क है, स्फीयर है, होलो स्फीयर है, इन सब का सेंटर ऑफ मास उसके ज्योमेट्रिक सेंटर पे होगा। तो द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट, center of mass of the symmetric object having uniform mass density lying at their geometric center, at their geometric center, उनके ज्योमेट्रिक सेंटर पे लाई करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल
अगर हम रॉड की बात करें तो रॉड का सेंटर ऑफ मास उसके ज्योमेट्रिक सेंटर पे होगा। तो ये जैसे रॉड है इसका सेंटर ऑफ मास इसके मिडल में होगा। अगर अपन कह रहे कि जैसे एक रिंग है तो रिंग का सेंटर ऑफ मास भी उसके ज्योमेट्रिक सेंटर पे होगा। तो कोई भी अपन कह रहे कि सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है उसका ज्योमेट्रिक सेंटर उसके ज्योमेट्री के सेंटर पे होगा। जैसे एक रेक्टेंगुलर शीट है इसका सेंटर ऑफ मास भी उसके ज्योमेट्रिक सेंटर पे होगा। ये अपन कह रहे कि एक रेक्टेंगुलर शीट है तो सेंटर ऑफ मास उसके ज्योमेट्रिक सेंटर पे होगा। फर्स्ट डेंसिटी अपन बात करेंगे दैट इज लीनियर मास डेंसिटी। लीनियर मास डेंसिटी उसको अपन लैम्डा से डिनोट करेंगे। जब मास का डिस्ट्रीब्यूशन लेंथ के फॉर्म में हो, ये जैसे अपन कह रहे कि एक रॉड है इसका लेंथ L है और इसका मास M है। तो इसको अपन कहेंगे सिंपल डिफाइन करें तो हम कह सकते हैं मास पर यूनिट लेंथ, इसको लीनियर मास डेंसिटी कहेंगे। मास पर यूनिट लेंथ। तो अगर हम लैम्डा की बात करें तो लैम्डा क्या होगा मास अपॉन लेंथ M/L और यूनिट क्या है किलोग्राम पर मीटर। ये लीनियर मास डेंसिटी। अभी बेटा अपन कह रहे कि जब लीनियर मास डेंसिटी होती है तो हम इसका एक एलिमेंट जैसे x डिस्टेंस पर dx लेंथ का एलिमेंट लिया, इसका मास dm है। तो dm अगर मास अपने को फाइंड करना तो हम कहेंगे लीनियर मास डेंसिटी इंटू लैम्डा इंटू dx होगा। और टोटल मास अगर फाइंड करना है तो हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन लैम्डा dx। ये मास फाइंड करने का तरीका है। एक स्मॉल एलिमेंट लिया उसका मास अपने फाइंड किया और फिर उसको इंटीग्रेट कर दिया तो टोटल मास अपने को मिल जाएगा। यूनिट क्या है लैम्डा किलोग्राम पर मीटर का। सेकेंड अपन बात करेंगे सरफेस मास डेंसिटी। सरफेस मास डेंसिटी उसको अपन सिग्मा से डिनोट करेंगे एंड दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं मास पर यूनिट एरिया। मास पर यूनिट एरिया उसको अपन सरफेस मास डेंसिटी कहेंगे। जैसे ये अपने पास एक शीट है इसका एरिया A है और मास M के इक्वल है। तो सिग्मा इक्वल टू अपन कहेंगे मास अपॉन एरिया और ये होगा किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। ये इसकी यूनिट है। अगर मुझे इसका एक स्मॉल एलिमेंट लिया जिसका एरिया dA है और इसका मास dm है तो dm को अपन क्या लिख सकते हैं सरफेस मास डेंसिटी इंटू एरिया। और टोटल मास अगर फाइंड करना तो हम कहेंगे इंटीग्रेशन सिग्मा dA। ये अपन कह रहे कि टोटल मास के हेल्प से फाइंड कर सकते हैं। m इक्वल्स टू इंटीग्रेशन सिग्मा dA पर यूनिट वॉल्यूम। जैसे ये अपन कह रहे कि एक इस तरह से एक कीबोर्ड है इसका मास m है और वॉल्यूम d के इक्वल है। तो रो इक्वल्स टू अपन कहेंगे मास अपन वॉल्यूम। यूनिट होगा किलोग्राम पर मीट्रिक क्यूब। कई बार अपन कह रहे कि जो सिंबल है वो अलग अलग दे देते हैं ना, जैसे रो की जगह लैम्डा दे दिया। बट हम फिर पता कैसे लगाएंगे यूनिट देख के हम पता लगाते हैं कि उसमें कौन सी डेंसिटी है।
अगर किलोग्राम पर मीटर है तो हम कहेंगे लीनियर मास डेंसिटी है, किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर है तो सरफेस मास डेंसिटी है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब है तो वॉल्यूम मास डेंसिटी है। जैसे इस वॉल्यूम का एक स्मॉल एलिमेंट आपने लिया, इसका मास dm और वॉल्यूम dv के इक्वल है। तो अगर मुझे यहाँ पर dm फाइंड करना तो हम क्या लिखेंगे, वॉल्यूम डेंसिटी इंटू वॉल्यूम रो इंटू dv। और टोटल मास अगर फाइंड करना तो हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन रो dv। ऐसे अपन टोटल मास फाइंड कर गया है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और अपनी को सेंटर ऑफ मास फाइंड करना। तो क्या करेंगे, इसमें बेटा एक्स डिस्टेंस पर एक लेंथ एलिमेंट लिया, ये dx लेंथ और dm मास का एक एलिमेंट लिया। इसका मास एक्स एक्सिस पर डिस्ट्रीब्यूट है तो सेंटर ऑफ मास भी एक्स एक्सिस पर लाई करेगा। तो हम बेसिकली क्या फाइंड करेंगे, एक्सियम इंटीग्रेशन dm इंटू एक्स, और उसका मास दिया हुआ है तो 1/m हो गया। अभी अपन कह रहे कि dm की वैल्यू क्या है, तो अभी हमने कहा था मास का डिस्ट्रीब्यूशन लेंथ के फॉर्म में है, तो लीनियर मास डेंसिटी इंटू लैम्डा इंटू dx होगा। और लैम्डा को क्या लिखेंगे, तो टोटल मास अपॉन टोटल लेंथ इंटू dx की वैल्यू रखेंगे। तो एक्सियम इक्वल्स टू 1/M इंटीग्रेशन m/l x dx। किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं, x के रेस्पेक्ट में। तो लिमिट कहाँ से कहाँ, 0 to l हो गया। तो यहाँ से m से m कैंसिल आउट हो गया, मीन्स 1/l x का dx के रेस्पेक्ट में x² 2 लिमिट 0 to l हो गया। मीन्स यहाँ से अपने को मिला 1/l इंटू l²/2, l से l कैंसिल आउट and finally we will get l/2। तो इस रॉड का सेंटर ऑफ मास l/2 पर होगा। सेंटर ऑफ मास ऑफ द रॉड कहाँ पे है, ये अपने को फाइंड करना। अभी देखो यहाँ पे वेरिएबल मास डेंसिटी है, तो ये जैसे अपन करें कि एक रॉड है, इस रॉड को ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, हमें सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, एक x डिस्टेंस पर dx लेंथ का एलिमेंट ले लिया, x डिस्टेंस पर dx लेंथ का एलिमेंट ले लिया, इसका मास dm है। तो सेंटर ऑफ मास बेटा क्या फॉर्मूला लगाएंगे, एक्सियम इक्वल्स टू इंटीग्रेशन dm इंटू एक्स अपॉन इंटीग्रेशन dm, क्योंकि यहाँ पे मास गिवन नहीं है तो दोनों तरफ इंटीग्रेशन अपन रखेंगे, इंटीग्रेशन dmx अपॉन इंटीग्रेशन dm। dm की वैल्यू क्या होगा बेटा, तो dm होगा लैम्डा इंटू बेटा लेंथ, और लैम्डा की वैल्यू कितना है, लैम्डा नॉट एक्स इंटू dx, ये dm की वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ से अपने को मिला इंटीग्रेशन लैम्डा नॉट x² dx अपॉन इंटीग्रेशन लैम्डा नॉट x dx, x 0 to l और 0 to l, ये अपने लिमिट लगा दिया। यस, इसको इंटीग्रेशन करके फाइनल आंसर बताओ। देखो यहाँ पे अपन कह रहे हैं लैम्डा नॉट कांस्टेंट बाहर ले लिया, लैम्डा नॉट कांस्टेंट बाहर ले लिया, x² का बेटा x³ 3 लिमिट 0 to l हो गया। डिनोमिनेटर में बेटा लैम्डा नॉट x² 2 लिमिट 0 to l हो गया। लैम्डा नॉट से लैम्डा नॉट कैंसिल आउट, मीन्स ये अपने को मिला l³ 3 इंटू बेटा l²/2, l² से l² कैंसिल आउट, क्या मिला 2l/3, ये एक्सियम होगा, एक्सियम इक्वल्स टू 2l/3 के इक्वल होगा। ऑरिजिन है,
रिंग ऑफ रेडियस r है और उसका मास m के इक्वल है। अभी इसका सेंटर ऑफ मास y एक्सिस पे होगा, क्योंकि जिस एक्सिस के सिमेट्रिसिटी में मास होता है सेंटर ऑफ मास उसी एक्सिस पे लाई करता है। तो अभी अपन कह रहे कि इसका y एक्सिस पर सेंटर ऑफ मास है, और अगर अपन देखें किस टाइप का एलिमेंट लेंगे बेटा यहाँ पर, तो मैंने थीटा एंगल पर डी थीटा एंगल एलिमेंट लिया। ये थीटा है और एक डी थीटा एंगल एलिमेंट लिया। इसकी लेंथ बेटा आर डी थीटा के इक्वल होगी, और इसका अगर ये मास डी एम है, इसका अगर वाई कंपोनेंट अपन देखें तो ये थीटा बाय ज्योमेट्री ये थीटा होगा, तो ये आर साइन थीटा, ये इसका सेंटर ऑफ मास का वाई कोऑर्डिनेट होगा जो स्मॉल एलिमेंट है। अभी आर डी थीटा कैसे हुआ, तो हमें पता है कि डी थीटा इक्वल्स टू होता है आर का अपॉन रेडियस डी एल अपॉन आर। तो हम जो लेंथ ऑफ द एलिमेंट है उसको आर डी थीटा लिख सकते हैं। अभी सेंटर ऑफ मास वाई एक्सिस पर है, तो हमें वाई सी एम फाइंड करना है। वाई सी एम को अपन लिखेंगे 1/m इंटीग्रेशन डी एम इंटू बेटा उसका वाई कंपोनेंट आर साइन थीटा। अभी डीएम की वैल्यू क्या है, तो डीएम को अपन लिखेंगे लैम्डा इंटू डी एल, क्योंकि लेंथ के फॉर्म में मास का डिस्ट्रीब्यूट है। लैम्डा को हम लिखेंगे टोटल मास अपॉन टोटल लेंथ पाई आर इंटू अपन करें लेंथ ऑफ द एलिमेंट आर डी थीटा। आर से आर कैंसिल आउट हो गया, मीन्स यहाँ से अपने को मिला एम अपॉन पाई डी थीटा। ये डीएम की जगह रखेंगे, तो यहाँ से अपने को मिला वाई सी एम इक्वल्स टू 1/m इंटीग्रेशन m अपॉन पाई r साइन थीटा डी थीटा। m से m कैंसिल आउट। थीटा के रेस्पेक्ट में बेटा इंटीग्रेशन कर रहे तो लिमिट कहाँ से कहाँ होगी, बोलो लिमिट कहाँ से कहाँ लगाओ। 0 to 2 pi. 0 to पाई, 2 पाई में 0 to पाई, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक जाएंगे, है ना। यहाँ से स्टार्ट किया और फिर अपन कह रहे कि यहाँ तक आएंगे तो टोटल एंगल पाई होगा, 2 पाई नहीं। तो थीटा Okay, दैट sir. विल बी इक्वल्स टू 0 to पाई। मीन्स यहाँ से हम कहेंगे r अपॉन पाई कांस्टेंट बाहर ले लिया, साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा एंड थीटा इक्वल्स टू 0 to पाई। तो ये हम लिखेंगे r अपॉन पाई माइनस कॉस पाई माइनस ऑफ माइनस कॉस 0 का। तो हमें मिला r अपॉन पाई माइनस कॉस पाई -1 माइनस ऑफ -1 माइनस माइनस प्लस, तो ये हमें मिला 2r अपॉन पाई के इक्वल होगा। ये YCM है, YCM इक्वल्स टू 2r अपॉन पाई के 2r अपॉन पाई कॉमा 2r अपॉन पाई, मतलब x कंपोनेंट भी 2r अपॉन पाई और y कंपोनेंट वो भी 2r अपॉन पाई के इक्वल होगा। अगर हम उसका डिस्टेंस देखें बेटा सेंटर ऑफ मास का ओरिजिन से, तो वो हमें मिलेगा 2√2 r अपॉन पाई के इक्वल होगा। सेंटर से ओरिजिन से अगर इसकी डिस्टेंस देखें तो 2√2 r अपॉन पाई, और x और y कोऑर्डिनेट अगर देखें तो दोनों 2r अपॉन पाई के इक्वल होगा। नोट कर दिया। रेडियस इसकी r के इक्वल है, मास m के इक्वल है।
अभी बताओ इसमें बेटा किस टाइप का एलिमेंट अपन सिलेक्ट कर सकते हैं। सेंटर ऑफ मास फाइंड करना तो एलिमेंट कैसा सिलेक्ट करेंगे। ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जिससे अपन उस डिस्क को बना हुआ मान सकते हैं। तो इसमें बेटा हम क्या कर रहे हैं, एक r डिस्टेंस पर dr थिकनेस का एलिमेंट लेंगे। ये जैसे r डिस्टेंस है और dr थिकनेस का एक रिंग एलिमेंट लिया। ये बेटा अपन ने एक रिंग एलिमेंट लिया और उसका मास बेटा dm है, थिकनेस dr के इक्वल है। और जब रिंग एलिमेंट अपन लेंगे तो देखो इसका सेंटर ऑफ मास बेटा y एक्सिस पर होगा, तो हम कह सकते हैं YCM 1/m इंटीग्रेशन dm। और dm का सेंटर ऑफ मास, रिंग एलिमेंट है तो सेंटर ऑफ मास 2r/पाई होता है, अभी हमने डिराइव किया। और जो रिंग एलिमेंट लिया उसकी रेडियस स्मॉल r है, तो हमने लिखा dm का सेंटर ऑफ मास 2r/पाई से मल्टीप्लाई कर दिया। dm की वैल्यू क्या होगा, तो यहाँ पे मास एरिया में डिस्ट्रीब्यूट है, तो हम कहेंगे सिग्मा इंटू dA। सिग्मा को हमने लिखा टोटल मास अपॉन एरिया, एरिया कितना पाई r²/2। अभी जो रेड लाइन का ये शैडो पोर्शन है उसका एरिया अपने को फाइंड करना है। तो इस रिंग को अगर हम कट करके सीधा स्ट्रेट करेंगे तो ऐसी एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप बनेगी जिसकी लेंथ पाई r के इक्वल होगी सर्कमफेरेंस, और उसकी वेट dr के इक्वल है। तो जो dA है वो हमें मिला पाई r dr। ये वैल्यू बेटा अपन यहाँ पे रखेंगे पाई r dr। पाई से पाई कैंसिल आउट, इसलिए हमें मिला 2m अपॉन r² r dr। ये dm की जगह रखेंगे तो हमें मिला YCM 1/m इंटीग्रेशन 2m अपॉन r² इंटू 2r/पाई इंटू r dr। तो यहाँ से देखो अपने क्या मिल रहा है, m से m तक कैंसिल आउट हो गया, तो हम इसको लिख सकते हैं 4/पाई r² इंटीग्रेशन r² dr। लिमिट कहाँ से क्या बेटा, r0 टू कैपिटल R। तो यहाँ से अपने को मिला 4/पाई कैपिटल R², r² का बेटा r³ 3, लिमिट 0 टू कैपिटल R। और यहाँ से अपने को देखो क्या मिल रहा है 4/पाई 3 पाई r², और ये बेटा r³ हो गया, r² से r² कैंसिल आउट, तो फाइनली अपने को मिला 4r/3 पाई। ये इसका सेंटर ऑफ मास होगा, YCM इक्वल्स टू 4r/3 पाई। तो सेंटर ऑफ मास होगा कहाँ पे बेटा, RCM इक्वल्स टू x कंपोनेंट भी बेटा 4r/3 पाई होगा और y कंपोनेंट वो भी 4r/3 पाई होगा। ये अपन कह रहे कि इसका सेंटर ऑफ मास इस लाइन पे कहीं होगा। और अगर हम इसका डिस्टेंस फाइंड करें ओरिजिन से, तो ओरिजिन से इसका डिस्टेंस होगा 4√2 r/3 पाई के इक्वल होगा।